तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आप सभी को मतलब कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे अम्ल और भस्म चैप्टर में ही कि हमारे अम्ल और भस्म के जैसे कि मिलते जुलते होते हैं। तो हमारे जैसे कि होते हैं हमारे पास होते हैं खाने का सोडा होता है, धुनी का सोडा होता है, मैंने आपको बताया था, और विरंजन होता है। कई प्रकार के यौगिकों के बारे में बताया था, जो कि कई प्रकार की यौगिक के बारे में बताया था, खाने का सोडा और धोने का सोडा, दो हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसका निर्माण कैसे होता है और उसका उपयोग क्या क्या होता है। वैसे कल भी मैंने आपको बताया था, पर मैंने आपको निर्माण नहीं बताया, तो मैं आज उनका निर्माण करने की विधि बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था, जो कि हमारा मानव निर्मित सूचक था, लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है, तो इसका भी निर्माण होता है, यानी कि ये तो इसको भी किसी प्रकार से बनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि लिटमस पेपर को कैसे बनाते हैं, इसकी निर्माण विधि क्या होती है। तो ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक हमारा वर्ग होता है थेलोफाइटा। ठीक है, तो थेलोफाइटा का एक पौधा होता है जिसका नाम लाइकेन होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो लिटमस पेपर होता है, उसका निर्माण विधि क्या होता है कि एक हमारा, मैंने आपको बताया कि थेलोफाइटा वर्ग होता है। थेलोफाइटा कई वर्ग होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो उसमें से ही एक वर्ग हमारा थेलोफाइटा होता है। इसका एक पौधा होता है जिसका नाम लाइकेन होता है। तो लाइकेन का जो पौधा होता है, उसका रस, मतलब रस जो होता है, उसे ही अक्र कहते हैं। तो वो निकाल लिया जाता है और उसे फिल्टर पेपर तो आप जानते हैं, उस पे रख के सुखाया जाता है, जिससे कि ना हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। और लिटमस पेपर मैंने आपको बताया था कि ये 2 कलर के होते हैं। पहला हमारे पास नीला लिटमस पेपर होता है और दूसरा हमारे पास लाल लिटमस पेपर। तो ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है, तो ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और ये जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, इसको अम्ल नीला, मतलब नीला लिटमस पेपर होता है, उसको अम्ल लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर को क्षार नीला कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको लवण के बारे में बताया था, तो हमारा लवण था 3 प्रकार का, साधारण लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो हमारा जो अम्लीय लवण होता है, तो इसका pH 1 तो सबसे कम होगा,
तो इसका एक पॉइंट छूट गया था कि इसका अम्लीय लवण का पीएच मान और हमारा जो भाषणिक लवण होता है, जैसे कि इसका पीएच मान 7 से कम है, इसका तो 7 से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो हमारा भाषणिक लवण होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो आप पीएच मान से भी लवण को पहचान सकते हैं, यानी कि नमक को, कि कौन सा आपका अम्लीय लवण है और कौन सा आपका भाषणिक लवण है। ठीक है, तो भाषणिक लवण का इसका पीएच मान और हमारा जो साधारण लवण होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्लीय लवण का पीएच मान आपका होता है 7 से कम पीएच मान, और इसका 7 से अधिक होता है। तो साधारण लवण जो हमारा था, यानी कि साधारण नमक, तो इसका पीएच मान क्या होता है ना, इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आप लग्न के बारे में समझ गए। अब मैं आपको तनु और सांद्र के बारे में बताती हूँ, यानी कि आपका एक तनु होता है और एक सांद्र होता है। ठीक है, तो ये जो तनु और सांद्र होता है, तो जैसे कि आपसे पूछेगा कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या है, या तनु विलयन या सांद्र विलयन, तो सांद्र का मतलब होता है कि गाढ़ा, मतलब सांद्र, अगर एक सिंपल वर्ड में आप समझना चाहें तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, और तनु, तनु का मतलब होता है कि पतला। ठीक है, तो सांद्र यानी कि गाढ़ा, तो जैसे कि आपसे पूछा जाएगा अम्ल और भस्म में कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, या सांद्र या तनु अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सांद्र अम्ल हो जाएगा, तो हमारा जो सांद्र अम्ल होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी विलयन होगा तो उसमें क्या होगा ना, अम्ल की मात्रा अधिक होगी। तो यह हमारा सांद्र, ठीक है, तो वैसे सांद्र अम्ल में आपका हो जाएगा कि वैसे हम जिसमें अम्ल की मतलब मात्रा अधिक हो, यानी कि जिसमें कि जिसका पीएच मान अधिक होना चाहिए, तो उसको अम्ल का अधिक मात्रा रहेगा, यानी कि पीएच उसमें अम्ल अधिक रहना चाहिए। कोई भी विलयन है उसमें अम्ल अधिक रहेगा तो वो सांद्र हो जाएगा, यानी कि वो गाढ़ा हो जाएगा। कोई भी आप जैसे शरबत बनाते हैं, तो अगर आप उसमें चीनी कम डालिएगा तो वो आपका तनु विलयन कहलाएगा, यानी कि उसमें चीनी की मात्रा कम है, जिस वजह से वो कम गाढ़ा है। लेकिन अगर उसमें अधिक चीनी रहेगा तो वो ज्यादा गाढ़ा रहेगा। तो ज्यादा गाढ़ा रहने की वजह से इसको आप क्या बोलिएगा, सांद्र अम्ल। ठीक है, तो सांद्र और तनु आप समझ गए। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं कि खाने का सोडा जो होता है उसको कैसे बनाया जाए।
ठीक है, तो खाने का सोडा का निर्माण विधि क्या, तो फिर आप इसको खाने का सोडा के लिए दिया गया सिद्धांत भी कह सकते हैं, या तो इसको सिद्धांत कहते हैं या इसकी निर्माण विधि कहते हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि खाने का सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज बनाते हैं घर में तो उसका रेसिपी क्या होता है, तो इसी तरीके से इसका निर्माण विधि यानी कि रेसिपी, ठीक है। तो खाने का सोडा जो होता है उसका निर्माण के लिए क्या होता है ना, कि हमारे पास नमक होता है और जल होता है, उसके विलयन में से CO2 और NH4 यानी अमोनिया गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो उसके फलस्वरूप हमें खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बोल रहा है कि जब नमक और जल के विलयन से, यानी कि नमक का हमारा सूत्र हो जाता है NaCl, और जल का विलयन, तो जल नमक और जल के विलयन से यानी कि NaCl और H2O, ये हमारा हो गया नमक NaCl, तो जैसे कि आपको खाने का सोडा बनाना के बारे में बता रहे थे, तो इसमें आपको नमक और जल का विलयन लेना है और उसमें CO2 और NH3 यानी अमोनिया की उपस्थिति में इस मतलब इन सभी का जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके फलस्वरूप आपको खाने का सोडा और NH4Cl ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण विधि समझ गए होंगे, और ये जो हमारे निर्माण विधि होता है उसे ही आप सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये हमारा खाने का सोडा हमें मिला।
हम इसके कुछ उपयोग बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाने का सोडा का उपयोग खाने को खस्ता बनाने में किया जाता है, तो ये इसका पहला उपयोग हो जाएगा। तो इसका उपयोग खाने को खस्ता बनाने में पहला किया जाता है। और दूसरा, जैसे कि हमारे पेट में होता है, तो उसमें हमारा डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो अगर बिगड़ जाता है, यानी कि अगर आपके पेट में अम्ल का मात्रा अधिक हो जाता है किसी कारण से, तो उससे क्या होता है ना कि जैसे कि ज्यादा खाना खा लेने की वजह से या ज्यादा कोई खराब खाना खा लेने की वजह से, या अगर उसमें कुछ अशुद्ध है आपके खाने में, तो उसकी वजह से हमारे पेट में अम्ल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ नहीं जाती, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये ना एंट्रासीड के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसे आप इनो कहते हैं, तो उसके रूप में इसको उपयोग किया जाता है, जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो पहले की तरह हो जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा। और इसका जो तीसरा उपयोग होता है वो अगर आप देखोगे तो इसका भी उपयोग साबुन या सरफ बनाने में, आपका जो खाने का सोडा होता है उसका भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद आपका आता है कि जिस मतलब जैसे कि आपका खाने का सोडा के बाद मैंने आपको धोने का सोडा के बारे में बताया, तो इसका निर्माण विधि उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, इससे मतलब लगभग दोनों का सेम ही होता है। तो इसका जो हमारा तो हमारा जो धोने का सोडा होता है, तो उसका अगर आप सूत्र का बात करते हैं तो वो हमारा होता है Na2CO3, ठीक है। और तो इसका जो उपयोग होता है, तो इसका उपयोग क्या होता है कि इस कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा, अगर आप बात करते हैं दूसरे यूज का, तो पहला तो इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। पहला उपयोग इसका कपड़े धोने में किया जाता है, और दूसरा आपका साबुन बनाने में किया जाता है। और जो हमारा तीसरा उपयोग होता है वो क्या होता है ना कि जैसे कि अधिक प्रयोगशाला होता है, तो इसमें अधिक कर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
और इसका जो चौथा उपयोग होता है तो वो क्या होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारा जो जल रहता है तो उसमें थोड़ा खारापन आ जाता है, तो उसमें अगर आप खाने का सोडा मतलब धोने वाला सोडा दिया जाता है तो उसका खारापन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। खारापन यानी कि नमकीन, ठीक है। तो आपका चौथा उपयोग जो धोने का सोडा का होता है तो वो क्या होता है कि जल का खारापन दूर करने। तो ये हमारा जो सोडा का कहानी था ये खत्म हो गया। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। तो अगला हमारा क्या है, विरंजन चूर्ण। तो विरंजन चूर्ण जो हमारा होता है, तो विरंजन चूर्ण जो हमारा होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे तो लगभग उसी को आप विरंजन चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो विरंजन चूर्ण होता है इसका अनुसूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। तो विरंजन चूर्ण का आपका अनुसूत्र CaOCl2 होता है। तो इसका जो निर्माण विधि होता है, निर्माण विधि या तो फिर आप इसका सिद्धांत कह सकते हैं। तो इसका जो आपका निर्माण विधि होता है तो उसमें क्या होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने से, यानी कि आपका जो चूना होता है जिसको आप यूज करते हैं अपने घर पे, घर मतलब घर का पेंटिंग वगैरह में, तो उसमें जब उस वो जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उससे अगर आप क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं और वो मतलब एक निश्चित ताप होता है जिससे आपको क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना होता है, तो अगर उसको प्रवाहित करते हैं तो उससे आपको विरंजन चूर्ण का प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका विरंजन चूर्ण हो गया। अब इसका निर्माण विधि जानेंगे। ठीक है। तो आपका जो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है, तो आपका अगर आप इसमें देखें कि जो हमारा सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है उससे आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको विरंजन चूर्ण प्राप्त होगा। तो हमारा जो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सूक्ष्म बुझा हुआ चूना और ये हमारा हो गया क्लोरीन गैस। जब आप इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये आपका हो गया निश्चित ताप जिस पे आप गर्म करेंगे। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कितने तापमान पे हमारा जो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है उसे गर्म करने पे हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री।
सेल्सियस। ठीक है, तो हमें क्लोरीन यानी कि हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ हमें जल भी प्राप्त होगा, तो हमें जल से कोई काम नहीं है, तो हम जल के बारे में नहीं भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी निर्माण विधि समझ गए। अब देखिए, अब हम आपको इसका उपयोग बताते हैं कि आप इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो इसका जो पहला उपयोग होता है वो क्या होता है, जैसे कि कोई जल अशुद्ध हो, मतलब जल आपका अशुद्ध हो जाता है। तो आपका खाने का सोडा था जो जल का खारापन, मतलब धोने का सोडा था जो जल का खारापन दूर करता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जल अशुद्ध हो जाता है तो उसमें अगर आप विरंजन चूर्ण डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उस जल को पीने योग्य बनाता है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध जल जिसमें, जैसे कि जल में आपका, मतलब मीठे जल में अगर गंदगी हो जाएगा तो आप इसको अशुद्ध जल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये पहला आपका प्रयोग था कि ये अशुद्ध जल को पीने लायक बना। और दूसरा इसका क्या उपयोग होता है कि ये ना कपड़ों और कागज के अभिकर्मक के, मतलब कि आपका जो कपड़ा और कागज होता है उसका, जैसे कि कलर को उड़ाना होता है, यानी कि उसका कलर खत्म करना रहता है। जैसे कि आप कोई भी कॉपी देते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका अगर कॉपी पूरा भर जाता है तो आप उसे बेच सकते हो, मतलब आता है लेने के लिए कि इतने रुपए किलो ले, मतलब वो उसे खरीदने आता है। तो उसका, उसमें जो आपका लिखा हुआ रहता है इंक या हाँ, मतलब पेन से आप जो लिखते हैं या पेंसिल से, तो वो क्या करता है ना, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, यानी कि उसका, उसको खत्म करने का कार्य करता है, यानी कि उसको मिटाने का कार्य करता है। और इसका जो तीसरा उपयोग होता है वो, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म होता है, तो उसका निर्माण में भी इसका, यानी कि विरंजन चूर्ण का उपयोग होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विरंजन चूर्ण भी खत्म होता है, इसका उपयोग और इसका जो आपका निर्माण विधि था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि विरंजन चूर्ण क्या होता है,
तो आप बोल दीजिएगा कि विरंजन चूर्ण एक यौगिक होता है जिसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो इसका उपयोग आपने अपने सामने में देखा होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो और मतलब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया होगा, वैसे आपने सब चीज को उपयोग किया होगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको आप POP से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका भी निर्माण विधि होता होगा। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए एक जिप्सम नाम का पदार्थ होता है, जिसको कि आप अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे, एक ये हो गया आपका उच्च ताप, मतलब 100 से ज्यादा है तो ये उच्च हो गया। तो अगर उस ताप पे आप इसे गर्म करते हैं जिप्सम को, तो उससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो आप और इसको तो इसका जो रासायनिक, तो इसमें आप बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जो होता है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक यौगिक है। आप जानते होंगे कि जब कई सारे तत्वों से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनता है, या एक कोई भी चीज बन जिसका निर्माण होता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एक